नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। आजाद एकेडमी आपको बराबर नोटिफिकेशंस की भी जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ हिंदी और संस्कृत के व्याकरण की क्लासेस भी अभी चल रही हैं। हिंदी व्याकरण की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और संस्कृत में भी हम व्याकरण की क्लासेस दे रहे हैं। ये संस्कृत व्याकरण जो है वो आपको यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा आपका टीजीटी और पीजीटी सब में काम आने वाला है। तो आप वीडियो को देखें तो लास्ट तक जरूर देखें। संस्कृत को हम बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जो संस्कृत आपको कठिन लगती है, संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन मानी जाती है, लोगों को लगता है संस्कृत बहुत कठिन है, हम आपके लिए इस तरीके से संस्कृत को समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको संस्कृत कठिन ना लगे और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, संस्कृत में स्कोर करना बहुत आसान है और कंपटीशंस की अपेक्षा, यानी और जो कंपटीशन के और जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी आपकी टीजीटी हिंदी है, टीजीटी मैथ है, साइंस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जिनकी टीजीटी की परीक्षा होती है, उनसे सबसे बेहतर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। जिसे टेट में आप मान लिया हिंदी तो लेते ही, तो कंपलसरी रहेगी यूपी टेट में, ठीक है। अब दूसरी भाषा कौन सी आप ले सकते हैं? इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। अगर आप एमए इंग्लिश से कर चुके हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, तब भी मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं टेट में आप इंग्लिश से अधिक नंबर इसमें लाएंगे। मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाई है और ऑफलाइन में मैंने गारंटी ली थी। जो इंग्लिश एमए वाले थे, मैंने उनसे भी कहा था आप संस्कृत लीजिए, इंग्लिश से। इंग्लिश आपके बोले कितने आते हैं, हमने पूछा उनसे, तो कोई बता रहा 20 आते हैं, कोई 22 आते हैं, 15 आते हैं, 18 आते हैं। हमने यहाँ आपके 25+ नंबर आएंगे। अगर आप हमारी सारी क्लासेस यूपी टेट के ही हिसाब से अगर संस्कृत की देखेंगे, 30 में 25+ की गारंटी मेरी रहती है। और मेरे कई स्टूडेंट ऐसे निकले हैं जिन्होंने 30 में 30 का स्कोर किया है संस्कृत में, जबकि वो संस्कृत पहली बार ही पढ़ रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने 30 में 30 किया है। क्योंकि इसके जो हम नोट्स आपको लास्ट में प्रोवाइड कराएंगे वो इतने लिमिटेड होंगे कि आप उसे केवल अगर तैयार कर लें, आपके 30 के 30 क्वेश्चन हूबहू फंसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि हाँ आपके मतलब 30 के 30 फंसे मिलेंगे, ठीक है। तो बात अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है, हमने आपको प्रत्याहार बता दिया, हमने आपको माहेश्वर सूत्र बता दिए, हमने आपको स्वरों के भेद बता दिए। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान समान ही रहते हैं हिंदी संस्कृत में। अगर संस्कृत से आप उच्चारण स्थान तैयार कर लें तो हिंदी में आपको उच्चारण स्थान तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम जो बात कर रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान के लिए देखिए, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और संस्कृत के जब आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा वाकई में सूत्र ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार याद कर लिए, एक बार उसे समझ लिया, तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहता। और इसीलिए संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप संस्कृत ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां स्कोरिंग भी अच्छी आती है, क्योंकि या तो इसमें पूरा कटेगा मैथ की तरह या पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। हमारा अकुह, विसर्ज, नियानाम, कंठा। एक बार अगर इस सूत्र को समझ लिया तो आपको ये सूत्र अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन समझ लिया तो बहुत सरल लगेगा। अकुह, विसर्जनिया नाम, कंठा, ठीक है। बहुत ज्यादा देखिए, हम सीधे सीधे यहां से वर्ण निकाल ले रहे हैं। अकुह का मतलब आ, अकुह नहीं बल्कि आ का मतलब आ और आ, ठीक है। आ हो गया ये। इसके बाद देखिए कु का मतलब क्या होता है? कु का मतलब होता है का वर्ग, और का वर्ग का मतलब क्या हुआ? का, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए आपका हा है, तो यहां से एक हा वर्ण हो गया आपका, ठीक है। और विसर्जनीय नाम का मतलब हो गया विसर्ग, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। बस सीधे सीधे ऐसे हमने लिख दिया, कंठ है, ठीक है। तो आपको बस यही है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ आपने याद कर लिया तो आपको पता हो गया। आ का मतलब दोनों आ, कु का मतलब का वर्ग। देखिए संस्कृत में जो वर्ग होते हैं, कु, चु, टू, तु, पु, ठीक है। तो इस कु का मतलब हो गया का वर्ग, चू का मतलब हो गया चवर्ग,
टू का मतलब हो गया टवर्ग, टू का मतलब हो गया तवर्ग, पू का मतलब हो गया पवर्ग। ठीक है, ये आपके वर्गों को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, उ की मात्रा लगा देते हैं, वो वर्ग बन जाता है। तो आ का खा गा घा अंगा हा और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का मतलब इस तरह से जो स्वर के आगे लगा देते हैं इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। पहला सूत्र निकल गया। ठीक है, दूसरा सूत्र देखिए, इच्चु यशानाम तालु। ठीक है, तो देखिए ई से मतलब क्या हो गया, ई और ई दोनों। चू का मतलब क्या हो गया, चवर्ग, और चवर्ग में क्या क्या आएगा, चा छा जा झा और या। ठीक है, फिर या है, या लिख दीजिए। फिर क्या है, शाह है, शाह लिख दीजिए। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। सूत्र के देखिए, सूत्र में आपके वर्ण हैं कि कौन कौन से वर्ण हैं, और आगे उसके क्या लिखा होता है, उच्चारण स्थान। तो कौन से वर्णों का क्या उच्चारण स्थान है, ये सब आपका लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा सूत्र देखिए, तो इतना समझ गए होंगे, ई चवर्ग और या शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, टू, टू, टू का मतलब टवर्ग, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, अब री का मतलब री, टू का मतलब टवर्ग, और टवर्ग में क्या क्या आ जाएगा, टा ठा डा ढा अणा। ठीक है, ये आ गए। फिर रा, ये वाला सा, मूर्धन्य सा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है इसमें याद करना। री, देखिए सब कुछ इसी में है, सूत्र याद कर लिया। री, टू का मतलब हो गया टवर्ग, बस आपको ध्यान रखना, टू का मतलब टवर्ग होता है, चू का मतलब चवर्ग होता है, कू का मतलब कवर्ग होता है। तो ये टू टवर्ग र सा नाम। ठीक है, का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा हो गया। इसके बाद देखिए चौथा, तीन वर्ग हो गए आपके। ठीक है, अब चौथा क्या है, तावर्ग। तो इसमें देखिए आ जाएगा री तुलसा नाम दंता। अब री का मतलब क्या हो गया, ली। ठीक है, तू का मतलब क्या हो गया, बता ही दिया हमने, क्या है, तावर्ग है। अब तावर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता था दा धा ना, और उसके बाद क्या है, ला और सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। बस इतना सा याद रखना, बहुत आसान है इसमें। ठीक है, ली, ली का मतलब हो गया ली, तू का मतलब तावर्ग, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। अब पांचवा वर्ग देख लीजिए, पांचवा भी देखिए पू है, तो ये देखिए उपू पद मानिया नाम, उपू पद्मानिया नाम ओष्ठो। देखो दोनों ओष्ठों से उच्चारण किया जाता है, जो ओष्ठो लिखा है इसमें। ठीक है, तो उपू पद्मानिया नाम ओष्ठो। तो अब देखिए ऊ का मतलब ऊ, अब ऊ तो दोनों होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए पू, अब इसमें देखिए क्या है, ये पू है, तो इसका मतलब पू ये अलग आ जाएगा, और यहां से देखिए उपध, यहां से एक ऊ तो यहां निकाल दिया हमने। ठीक है, दूसरा ऊ, और बाकी ये पूरा का पूरा इसे उपध मानिए लिख दो, मानिए। ठीक है, ये दो निकले। अब सब में छोटा ऊ की मात्रा लगी थी, यहां बड़ा ऊ की लगी, तो उसका कुछ तो कारण है, कारण यही है, पू का मतलब है पू इधर निकल जाएगा, उपधमानीय अलग निकल जाएगा। तो पू का मतलब क्या हो गया, उपधमानीय क्या होता है वो भी हम बताएंगे अभी। पू का मतलब हो गया पावर्ग। अब पावर्ग में क्या क्या आ जाता है, पा फा बा भा और मा। ठीक है, इसके अलावा उपधमानीय ये क्या होता है, तो ये समझ लीजिए
पा और फा, ये दो वर्ण, इनके आगे ये वाला चिन्ह जो होता है इसे अर्ध विसर्ग कहते हैं। अगर ये लगा दिया जाए इसे उपधमानीय कहते हैं। ठीक है, यही वर्ण उपधमानीय होते हैं। तो इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। देखिए, ये उपधमानीय पीजीटी में पूछा जा चुका है कि इस तरह से उन्होंने पूछा था, ये एक दे रखा था, शायद ये वाला दे रखा था या ये दे रखा था, कंफर्म नहीं है या क्या पूछा था। फिलहाल ये क्वेश्चन यहां से एक पीजीटी में आ चुका है। ठीक है, कि ये कौन सा वर्ण है? ठीक है, उपधमानीय वर्ण है। तो उपधमानीय दो, यानी अर्ध विसर्ग इधर लगी होगी, अर्ध विसर्ग इधर लगी होगी। पहले पा के पहले लगा दोगे, फा के पहले लगा दोगे, तो इन्हें उपधमानीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधमानीय वर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए, ये तो आपको देखिए समझ में आ ही गए होंगे कि ये पांचों वर्ग आपके कवर हो गए। ठीक है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, कुछ वर्ण बचे, उनका उच्चारण स्थान अभी हम आपको बताएंगे। अगला हमारे 5 सूत्र हो गए। हमारा छठा सूत्र जो आता है वो छठा सूत्र है हमारा यमनाम नासिका चा। यहां देखिए चा का प्रयोग किया गया है कि मतलब नासिका और, चा का मतलब होता है और, तो नासिका। ठीक है, और नासिका। तो देखिए यहां से क्या निकला? या, मा, वा, अणा और ना, यही तो निकलना है। ये निकल गए आपके। ये 5 हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक का मतलब होता है जिनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। कहने का तात्पर्य, अब ये वर्गों के 5 में है। ठीक है, इसका देखिए चा वर्ग का है तो इसका दंत हो गया, इसका ओष्ठ हो गया, पा वर्ग का है। ये का वर्ग का, इसका कंठ हो गया, इसका मूर्धा हो गया, ये टा वर्ग का है, ये ता वर्ग का है, इसका दंत हो गया। ठीक है, तो ये आपके, ये देखिए तालु, तालु, क्योंकि ये आपका चा वर्ग का है तो इचु ईसा नाम तालु, तालु हो गया। ठीक है, अगला आपका देखिए छठा सूत्र आएगा यमंगणनानाम नानाम नासिका चा। देखिए यहां चा का यूज किया गया है, तो चा का यूज वजह से किया गया। उसका वजह क्या है? चा का मतलब होता है और। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है इतने वर्ण जो हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका और नासिका है। और नासिका है, मतलब नासिका भी है साथ साथ में। क्योंकि ये देखिए, ये यहां से ये निकला, या मां निकला, यहाँ का उच्चारण, यहाँ देखिए किसका? चाचा जाएगा यहाँ, चा वर्ग का है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? इचु ईसा नाम तालु, तो तालु हो गया। ये मा वर्ग का है, उपु पधनिया नाम ओष्ठो, तो ये पा वर्ग का है तो इसका हो गया ओष्ठ। ये आपका अंगा का वर्ग का है तो अकुह विसर्जनी नाम कंठा, तो इसका हो गया कंठ। ड़ा आपका टा वर्ग का है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसका हो गया मूर्धा। ना आपका है ता वर्ग का, लृ तुलसा नाम दंता, तो इसका दंत हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा और दंत। ठीक है, इन सबके उच्चारण स्थान वो तो थे ही थे, वर्गों के हैं तो इसलिए वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नासिका, नासिका भी है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये आपका क्या है? इचु ऐसा नाम तालु, चा वर्ग का है तो इसका क्या हो जाएगा? तालु के साथ किससे बोला जाएगा? नासिका से भी बोला जाएगा, तालु के साथ नासिका। ठीक है, तो तालु नासिका हो जाएगा। ठीक है, इसका भी उच्चारण स्थान ऐसे हो जाएगा। कह रहे मतलब ये इनमें तालु के साथ साथ, यानी जिस वर्ग के हैं वो तो उससे तो उच्चारित होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ आपको प्रयोग क्या करना पड़ेगा? नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा, नाक से भी इसे बोलना पड़ेगा। अब हम, ये तो आपके समझ में आ ही गया। अगला हम वर्ण लेते हैं। 7वां सूत्र हमारा है ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, ए दैतो कंठ तालु। ए का मतलब ए और
दैमे से देखिए एत और ऐत अलग अलग निकलेगा। क्या निकलेगा? यहां से एत निकलेगा, यहां से ऐत निकलेगा। ठीक है, ता एक संज्ञक है तो यहां से ए बचेगा, यहां से ऐ बचेगा। तो क्या क्या बचा? ए और ऐ। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। कुछ याद करना ही नहीं है, सब कुछ अगर सूत्र याद हो गया तो आपको सीधे देखिए एत ऐत, भाई एत ऐत इनकी संधि विच्छेद करोगे तो एत ता, यहां एक संज्ञक है, इसका लोप इसका विलोप, ए ऐ दोनों को उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। इसी तरह ओ दो तौ कंठौष्ठम। ठीक है, अब यहां से भी यही है, क्या है? ओत और औत दो निकले, ता एक संज्ञक है तो क्या बचा यहां से? ओ औ, इनका क्या हो गया? कंठौष्ठ। कंठ और ओष्ठ। देखिए कैसे होगा वो भी बता समझ लीजिए। देखिए ये एक किससे मिलकर बनता है? आ और ई। आ का क्या है? कंठ, ई का तालु, तो कंठ तालु हो गया। ये ओ किससे मिलकर बनता है? आ और ऊ। आ का क्या है? कंठ, ऊ का क्या है? ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। ठीक है, तो अगर भूल जाओ तो इतना याद रखो, स्वरों में हमने बताया था ये जो है आपका आ ई से मिलकर बनता, आ ऊ से मिलकर बनता, तो आ ऊ का अलग अलग लिख दो, वो भी आपका उच्चारण स्थान सेम ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नमा सूत्र। अब देखिए क्या क्या हो गया, सारे स्वर आपके निपट गए हैं लगभग। ठीक है, स्वर भी निपट गए हैं और व्यंजन भी लगभग निपट चुके हैं। ठीक है, केवल एक व्यंजन बचा है। कौन सा बचा? वकारस्य दंतौष्ठम। वकारस्य दंतौष्ठम। ठीक है, तो अब देखिए वकारस्य, देखिए कोई भी वर्ण है, जैसे अगर अब वकार, वकार का मतलब क्या हो गया? वकार का मतलब हो गया वा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत औष्ठ है। दंत और ओष्ठ दो से बोला जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी वर्ण के आगे हम कार लगा सकते हैं, अकार, ऋकार, ठीक है, ककार, चकार। ठीक है, तो उसका मतलब ये जो मेन वर्ण होता है उसके आगे हम कार लगा देते हैं संस्कृत में, कोई दिक्कत नहीं सुना। ठीक है, इसके बाद देखिए 11 सूत्र हैं संस्कृत में टोटल उच्चारण स्थान के, 9 हम बता चुके हैं। 10वां आपका देखिए क्या है? जिह्वा मूलीय। ये भी आपको पहली बार हो सकता है सुन रहे हो, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, संस्कृत वाले तो सब पढ़ते ही रहते हैं। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम। जीवा मूल्य क्या होते हैं? देखिए जैसे उपदमानीय होते हैं वैसे जीवा मूल्य होते हैं। तो देखिए का इसके आगे अर्ध विसर्ग लगा दो और खा इसके आगे अर्ध विसर्ग लगा दो, तो ये आपके कहलाते हैं जीवा मूल्य। क्या कहलाते हैं? जीवा मूल्य। ठीक है, ये दो वर्ण आपके जीवा मूल्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? जीवा का मूल, यानी जीवा मूल है। ठीक है, जीवा मूल यानी जीवा मूल्य, जीवा मूलम। जीवा मूल्य जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जीवा का मूल होता है, जीव की जड़ होती है। ठीक है, अब 11वां आपका बचा है, लास्ट है। ठीक है, और इसका केवल वही जो अनुस्वार है वो वही बचा है आपका, नासिका अनुस्वार से। विसर्ग देखिए, विसर्ग और अनुस्वार दो होते हैं अयोग बाहर। ठीक है, तो विसर्ग तो आपका अकु विसर्ग नाम कंठा में आ गया था, अनुस्वार बचा था। तो अनुस्वार, अनुस्वार कैसे होता है? ऐसे लगता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, नासिका। ठीक है, ये आपके सारे के सारे उच्चारण स्थान पूरे हुए। ठीक है, याद रखना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 11 सूत्र हैं, 11 ज्यादा नहीं, अगर 15 मिनट इनकी प्रैक्टिस कर ली याद हो जाएगा। एक बार अगर ये याद हो गए तो आप फिर कुछ भी गलत नहीं कर सकते, कभी आपका उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा, ना हिंदी में ना संस्कृत में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इन्हें आप किसी भी तरह आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, वैसे बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए 11 ही सूत्र तो हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपधनिया नाम ओष्ठो। ठीक है, ये आपके वर्ग वाले हो गए। उसके बाद यमंगणना नाम नासिका चा, ए दो तो
कंठ ए देतो, कंठ तालु ओ दोतो, कंठोष्ठम वकारस से, दंतोष्ठम जीवामूल्य जीवामूलम और नासिका अनुस्वार से। ठीक है, ये आपको 11 के 11 सूत्र रट लेने हैं और अगर इन्हें रट लिया तो आपका उच्चारण स्थान बिल्कुल हिंदी और संस्कृत दोनों में ही कंफर्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताएंगे। आगे अब हम संस्कृत में एक देखिए ट्रिक बताएंगे आपके अघोष सघोष, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, यानी जो प्रयत्न हैं, ये प्रयत्न होते हैं संस्कृत में। अब प्रयत्न जो है वो है आपके दो प्रकार के, आभ्यंतर और वहाय। तो आभ्यंतर और वहाय प्रयत्नों को बाकायदा ट्रिक से हम बताएंगे, वो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में ही काम देंगे। आज के लिए साथियों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ।